एसएससी सीजीएल टीयर 1 की क्लास नंबर 33 में आपका स्वागत है। हम अपने ग्रामर रूल्स को देख रहे हैं नाउन्स के लिए। पिछली क्लास में हमने 11 रूल कवर किए थे। आज की क्लास में हम बचे हुए सारे रूल कवर करेंगे। शुरू करते हैं रूल नंबर 12 से। द वर्क ऑफ आर्ट या टाइटल ऑफ बुक्स, ये जो होती हैं, ये अगर सिंगुलर साउंड करें या मतलब अगर ये प्लूरल साउंड भी करें तब भी हमेशा इनके साथ हम सिंगुलर का ही ट्रीट करेंगे। इन्हें हम हमेशा सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। किन्हें? वर्क ऑफ आर्ट हो या फिर बुक के टाइटल्स हो। अगर ये कभी भी मतलब इनके लास्ट में अगर एस जुड़ा हुआ दिख जाए, जैसे पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, तो हमें ये लगेगा कि ये तो एक से ज़्यादा चीज़ हैं। या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स, तो ये एस से हमें ये लगेगा कि ये तो प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन पूरे वर्क को हम एज अ सिंगल यूनिट काउंट करते हैं, इसलिए इसे हम ट्रीट कैसे करेंगे? एज अ सिंगुलर यूनिट। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज, यहां पे हमने यूज किया है इज, न कि आर। ऐसा नहीं है कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स आर एन इनक्रेडिबल नरेशन। इज का हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम उसे ट्रीट करना चाह रहे हैं एज अ सिंगुलर यूनिट। उसी तरह से द गेम ऑफ थ्रोन्स इज माई फेवरेट ड्रामा सीरीज, तो यहां पे इज। अब गेम ऑफ थ्रोन्स मैं कह रहा हूँ ड्रामा सीरीज है, तो ड्रामा सीरीज है तो उसके अंदर तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन उन सारे एपिसोड्स के कलेक्शन को मैं एक नाम दे रहा हूँ कि ड्रामा सीरीज, और नाम है उसका द गेम ऑफ थ्रोन्स। तो भले यहाँ पे थ्रोन्स के आगे एस जुड़ा हुआ दिख रहा हो और ये आपको प्लूरल का मीनिंग दे रहा हो, लेकिन हम ट्रीट हमेशा इस तरह के जो वर्क ऑफ आर्ट या टाइटल ऑफ बुक है उसे करते हैं सिंगुलर यूनिट की तरह। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा सही है और ये वाला भी सही है। तो ये छोटी सी गलती है, कई बार हमसे हो जाती है कि हमें लगता है ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल लगा देते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। वर्क ऑफ आर्ट और टाइटल ऑफ बुक्स, इस तरह की चीजें। रूल नंबर 13, फॉर स्मॉल क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स और वेरी यंग चिल्ड्रन, न्यूटर जेंडर इज यूज्ड। ज़्यादातर हम इस वाले पार्ट में गलती कर देते हैं। जब हम छोटे बच्चों की बात कर रहे होते हैं तब हम उनके साथ हिम या हर का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं न्यूटर जेंडर। ये हमने अपनी बेसिक वाली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। द बेबी वॉन्ट्स फूड एवरी आवर और इट स्टार्ट्स क्राइंग। अब द बेबी के लिए हम यहाँ पे इट का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि हिम या हर। अब क्यों? क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें हम न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनका जेंडर जो है वो न्यूट्रल रखते हैं, इसलिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इट, और ये हमारा एग्जाम्पल सही है। आई कुड सी द बटरफ्लाई मूविंग इट्स विंग्स, तो यहाँ बटरफ्लाई की बात हो रही है मूविंग इट्स, तो मूविंग हर विंग्स या मूविंग हिज विंग्स इस तरह से नहीं, हम यहाँ पे यूज करते हैं इट्स। तो जो जेंडर है वो हम रखना चाहते हैं अपना न्यूट्रल। इसके लिए स्मॉल क्रिएचर्स हों, इंसेक्ट्स हों या बहुत छोटे बच्चे हों। रूल नंबर 14, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज न्यूटर जेंडर इवन इफ दे आर यूज्ड टू रिफर लिविंग बींग्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? कलेक्टिव नाउन्स की। द टीम, ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। गेव इट्स परफॉर्मेंस, गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, तो आप देखेंगे यहाँ पे इट्स का हमने यूज किया, न कि हिज या हर का। तो द टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन है उन्हें हम ट्रीट करेंगे एज अ न्यूटर जेंडर। द आर्मी इज एट इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री। द आर्मी, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ हमने क्या यूज किया? इट्स, क्योंकि ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के लिए हम यूज करते हैं न्यूटर जेंडर, इसलिए यहां पे आएगा इट्स। ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है। तो ऊपर के जो दोनों हमारे रूल थे वो जेंडर से रिलेटेड थे। यहाँ पे हम क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स या फिर बहुत छोटे बच्चों के जेंडर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बात करी रूल नंबर 14 में कलेक्टिव नाउन के जेंडर की। रूल नंबर 15, व्हेन पीपल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इट एक्ट्स एज अ प्लूरल विदाउट टेकिंग एस। मतलब जरूरी नहीं यहाँ पे पीपल के आगे हमें एस लगाना पड़े, उसे पीपल्स बोलना पड़े। सिंपल हम पीपल बोलेंगे और वो होगा हमारा प्लूरल जब हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स की। बट व्हेन पीपल, अगेन सेम वर्ड है, इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ कंट्री और अ रेस, देन इट टेक्स एस विथ इट टू मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन। तो जब पीपल, लोगों की हम बात कर रहे हैं और एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा। लेकिन जब पीपल हैं और हम उन्हें सेंस किसी कंट्री के लोगों की बात कर रहे हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर रेस की बात कर रहे हैं,
तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एस, तो वो पीपल्स हो जाता है। देयर आर यंग पीपल्स एट द पार्टी। अब यंग पीपल्स यहाँ पे हम एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एस यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो हमारा एरर है, और ये वाला सेंटेंस हमारा हो जाएगा इसलिए गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, देयर आर यंग पीपल एट द पार्टी। तो यहाँ पे जो यंग पीपल है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हमने रिफर कर दिया एट द पार्टी, ये हमारा अब सेंटेंस हो गया सही। आर भी जुड़ा हुआ है तो मतलब ये बता रहा है हमारा प्लूरल की बात हो रही है। पर यहाँ पे पीपल में कब एस जोड़ना है कब नहीं जोड़ना है और उसे हमें किस तरह से ट्रीट करना है वो यहाँ पे आपको समझाया गया। अगेन रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहे होंगे तब हमेशा हम यूज़ करेंगे विदाउट एस। लेकिन अगर हम किसी देश के लोगों की बात कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर जाति जनजाति इस तरह के लोगों की बात कर रहे हो, तब हम वहाँ पे एस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 16, द हाइफोनेटेड नाउन डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे अब बात हो रही है हमारे हाइफोनेटेड नाउन की। इससे रिलेटेड बहुत एरर होते हैं, कई लोग गलतियां करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ही गेव मी 500 रुपीज नोट्स। अब यहाँ पे हमने लिखा 500 रुपीज, ये दोनों क्या है, 100 और रुपीज, ये हमारे हाइफोनेटेड नाउन्स है। और हाइफोनेटेड नाउन में कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत। हाइफोनेटेड नाउन मतलब बीच में जहाँ पे आपको दो नाउन में बीच ऐसा गैप दिखे। 500 रुपीज, ही गेव मी 500 रुपी नोट्स। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। आप देखेंगे 100 और यहाँ पे रुपी, ये दोनों हाइफोनेटेड नाउन है और यहाँ इसे आपने प्लूरल नहीं बनाया। ये सेंटेंस अब यहाँ पे है सही। सुमित स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। 5 स्टार्स होटल्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 स्टार्स, जबकि हाइफोनेटेड में क्या होता है, 5 और स्टार दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहने चाहिए। यहाँ पे स्टार्स आपने जबरदस्ती आगे एस जोड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला सेंटेंस है गलत। सुमित स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, अब ये सही। तो ये था हमारा हाइफोनेटेड नाउन। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारी फ्रिक्वेंटली इसमें गलती हो जाती है कि हमें लगता है कि आखिरी में तो इसे प्लूरल बनाना है तो हम उसमें एस जोड़ देते हैं, जबकि हमें उसमें एस नहीं जोड़ना होता। रूल नंबर 17, इफ अ प्रिपोजिशन कनेक्ट्स टू सिमिलर नाउन्स। अब बात हो रही है प्रिपोजिशन आ रहा है और कनेक्ट किसे कर रहा है, वो दो सिमिलर नाउन्स को। द नाउन यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर फॉर्म में अगर नाउन है तो उसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पे आफ्टर जो है वो हमारा है प्रिपोजिशन, यहाँ पे विलेजेस है, यहाँ पे विलेजेस है और यहाँ पे आपने लगा दिया वॉज, इसलिए ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। फिर विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आपने वर तो लगाया लेकिन जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पे विलेजेस आफ्टर विलेजेस ये आपके दोनों प्लूरल फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए ये वाला भी आपका गलत है। करेक्ट कौन सा होगा, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। अब ये हो गया हमारा सेंटेंस सही। तो प्रिपोजिशन कनेक्ट कर रहा है दो सिमिलर नाउन्स को, तो वो जो दोनों नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर फॉर्म की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, रूल नंबर 18, द यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी विथ एस इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी के साइन की। उसमें अब द यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी विथ एस इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ज्यादातर अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग्स या फिर टाइम या फिर वेट, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स। इस चीज को आप एग्जाम्पल से समझिए। यहां पर है द टेबल्स वुड, तो हम यहाँ क्या सेंस क्या देना चाहते हैं, जो टेबल की लकड़ी ये हम वहां पर रिफर करना चाहते हैं, लेकिन टेबल क्या है, वो तो हमारा नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग है तो उसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी और एस का साइन नहीं लेते हैं। ये वाला सेंटेंस है हमारा गलत, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रॉफी का साइन यूज किया है। करेक्ट फॉर्म क्या होगा, द वुड ऑफ टेबल। ये सेंटेंस अब हमारा हो गया सही। तो सेंस हम वही देना चाह रहे थे, हम लकड़ी की बात कर रहे थे टेबल की, तो यहाँ पे भी मैं वही कहना चाह रहा था कि टेबल्स वुड, लकड़ी किसकी, टेबल की। पर ये गलत तरीका है लिखने का, ये सही तरीका है। तो अपोस्ट्रॉफी एस का साइन विथ एस आपको नहीं लगाना है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ।
फिर अ रुपीज वर्थ, अ रुपीज वर्थ, ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही है। नेचर्स लॉ, ये सेंटेंस अगेन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्सोनिफिकेशन दे रहे हैं, पर्सोनिफाइड नाउन है हमारा नेचर्स लॉ। फिर रुपीज वर्थ, तो हम यहाँ पे अपने अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो रुपीज के साथ आप अपोस्ट्रोफी और एस यहाँ पे जोड़ सकते हैं। कहां पर नहीं जोड़ना है आपको? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। रूल नंबर 19, टू नाउन्स इन द पोजेसिव केस, यहां पे बात हो रही है नाउन जो कि पोजेसिव केस में है, डिनोट प्लूरल फॉर्म। व्हेन अपोस्ट्रोफी विथ एस इज यूज्ड विथ वन नाउन इट एक्सप्रेसेस सिंगुलर फॉर्म। क्या मतलब है इसका? एग्जांपल से आप समझिए। श्वेता एंड सोहन्स मदर। अब श्वेता एंड सोहन्स मदर, इसका क्या मतलब है? दोनों की अलग अलग माताओं की हम बात कर रहे हैं या दोनों की एक ही माता है यहाँ पे? तो श्वेता एंड सोहन्स मदर, इसका मतलब है, सेंटेंस तो ऑफ कोर्स ये सही है, इसका सेंस ये आ रहा है कि ये जो लेडी हैं वो दोनों की माता हैं, श्वेता की भी और सोहन की भी। अगर आप यहाँ पे इस सेंस में देखें, श्वेताज एंड सोहन्स मदर्स, अब यहाँ पे सेंटेंस तो ये सही है, लेकिन इसका सेंस ये आ रहा है कि दोनों की अलग अलग माएँ। तो कहाँ पे अपोस्ट्रोफी के बाद एस आपका आ रहा है, उसके हिसाब से मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम सिर्फ एक पर लगाएंगे तो वो दोनों का एक साथ कलेक्टिव बता देगा, और यहाँ पे अगर हम आगे यहाँ पे एस भी जुड़ेगा, एस, श्वेताज एंड सोहन्स मदर्स। अब इसका मतलब है कि श्वेता और सोहन दोनों की अलग अलग माताएं हैं। रूल नंबर 20, विथ कंपाउंड नाउन्स, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड नाउन्स की। अपोस्ट्रोफी विथ एस इज एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। तो कंपाउंड नाउन के साथ सिर्फ आखिरी शब्द पे ही आपको अपोस्ट्रोफी विथ एस का साइन लगाना है। सिस्टर्स इन लॉ बिहेवियर, तो हम बात करना चाह रहे हैं सिस्टर इन लॉ के बिहेवियर की। तो सिस्टर्स इन लॉ बिहेवियर, ये हमारा सेंटेंस है गलत। कहां पर गलती है? यहां पे, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड नाउन है। सिस्टर इन लॉ ये हमारा कंपाउंड नाउन होता है। टाइप्स ऑफ नाउन हम ऑलरेडी बेसिक की क्लास में देख चुके हैं। तो अगर कंपाउंड नाउन और इस तरह की जो भी मैं बार बार वर्ड्स यूज कर रहा हूं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो समझने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पहले बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पे सारे टाइप्स ऑफ नाउन विद एग्जाम्पल पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इस सेंटेंस का करेक्ट सेंस क्या होना चाहिए? सिस्टर इन लॉज बिहेवियर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा है कंपाउंड नाउन, और जो अपोस्ट्रोफी के बाद एस का साइन है वो हमारा आ रहा है आखिरी वर्ड के साथ, जो कि हमारे रूल के हिसाब से आना भी चाहिए। तो ये सेंटेंस का मीनिंग अब हो गया सही। हम सेंस ये देना चाह रहे थे कि सिस्टर इन लॉ का बिहेवियर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के कारण गलत वो हमारा सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे सही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, रूल नंबर 21, पोजेसिव केस, अगेन यहाँ पे बात हो रही है पोजेसिव केस की, इज इंडिकेटेड बाय अपोस्ट्रोफी विदाउट एस। ऊपर के हमने जो रूल देखे वहां पे अपोस्ट्रोफी का साइन, ये जो साइन रहता है इसे हम अपोस्ट्रोफी का साइन बोलते हैं, और उसके आगे एस हम जोड़ रहे थे। पोजेसिव केस में हम इंडिकेट करते हैं अपोस्ट्रोफी विदाउट एस आफ्टर प्लूरल नाउन्स और वर्ड्स एंडिंग विद एस। मतलब ऐसे प्लूरल वर्ड्स हैं जिनके बाद ऑलरेडी एस लगा हुआ है, उसमें अगर हमें उसका पोजेसिव केस बनाना है तो हम अपोस्ट्रोफी के बाद वापस से एस वहां पे नहीं जोड़ते, सिंपली हम वहां पे अपोस्ट्रोफी का साइन भर लगा देते हैं। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, तो ये सही है। गर्ल्स, तो यहाँ पे एस ऑलरेडी लगा हुआ है, गर्ल्स हमारा प्लूरल हमारा नाउन हो गया। अब इसका हमें पोजीशन बताना है कि लड़कियों का हॉस्टल, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी हमें लगाना है, साइन लगेगा, लेकिन उसके बाद हमें एस वापस नहीं जोड़ना है। तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस हम कब जोड़ेंगे? जब हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म का हो। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। उसी तरह से जीसस सेक, ये भी हमारा सही है, आखिरी में एस आ रहा है तो हमें वापस से उसके आगे एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। कालिदास वर्क, कालिदास का वर्क मतलब कालिदास के जो भी उन्होंने काम किए हुए हैं, उन्होंने जितनी भी अपनी कविताएं और जितना भी उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ पे अगर एस आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो उसके आगे आपको अपोस्ट्रोफी के बाद वापस एस नहीं लगाना है। बात हो रही है हमारी पॉसेसिव केस की, तो लड़कियों का हॉस्टल, जीसस के लिए, कालिदास के काम, पॉसेसिव केस यहाँ पे आपको दर्शाया जा रहा है। तो अगर ऑलरेडी आपका नाउन है उसमें आखिरी में एस दिखता है, वापस से अपोस्ट्रोफी के बाद एस आपको जोड़ना नहीं है। रूल नंबर 22, एल्स कंबाइंड विथ इंडेफिनेट प्रोनाउंस, जैसे कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं इन्हें हम आगे देखेंगे, या हम अपने बेसिक वाली क्लास में इनफैक्ट देख भी चुके हैं। समबडी, एनीबडी, नोबडी, इंडेफिनेट है। इज एक्सप्रेस्ड इन पॉसेसिव केस, अगेन पॉसेसिव केस की बात हो रही है, एज समबडी एल्सेस इन प्लेस ऑफ समबडीज एल्स।
यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी के साइन की बात हो रही है, इसलिए प्रोनाउन वाला एग्जाम्पल भी मैंने यहीं पर लिख दिया है, ताकि जितने भी आपके अपॉस्ट्रोफी की बातें हैं एक जगह आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे बात हो रही है हम somebody else's लिखते हैं या somebody's else लिखते हैं। इस चीज को आप एग्जाम्पल से देखिए। दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज somebody's else। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरा पेन नहीं है, ये किसी और का है। पर यहाँ पे somebody's else ये गलत है। गलती कहां पर है? अपॉस्ट्रोफी आप somebody के साथ यहाँ पे नहीं लगाते हैं। रूल है else combined with indefinite pronoun is expressed in possessive case as somebody else's इन प्लेस ऑफ somebody's else। मतलब somebody ये जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ आपको अपना अपॉस्ट्रोफी के साइन नहीं लगाने हैं। किसके साथ लगाना है? else के साथ। नाउ दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज somebody else's। तो ये पेन मेरा नहीं है, ये किसी और का है। अब यहाँ पे जो आपने अपॉस्ट्रोफी लगाई वो else के साथ लगाइए, तो ये सेंटेंस अब हमारा हो गया सही। उसी तरह से अगर anybody else's हो सकता है, nobody else's हो सकता है, जो भी हमारा वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होगा, उसके बाद अगर else का प्रयोग किया जा रहा है और हमें पोसेसिव केस दर्शाना है, तो वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी हमेशा else के साथ लगाते हैं। रूल नंबर 23, ये हमारे नाउन का आखिरी रूल है, यूज ऑफ फ्रैक्शंस। कि जब फ्रैक्शन हम लिखते हैं तब हम उसके साथ जो वर्ब एसोसिएटेड होता है वो कैसा यूज करते हैं। 3 एग्जाम्पल है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1.5 years इज वेस्टेड। अब यहाँ पे 1.5 years है और आखिरी में आपने लगा दिया यहाँ पे इज, ये हमारा सेंटेंस होता है गलत। 1.5 years आर वेस्टेड, आर लगाना है हमें क्योंकि ये हमारा हो जाता है प्लूरल फॉर्म, ये हो गया अब हमारा सही। तीसरा, अ ईयर एंड अ हाफ इज वेस्टेड, इसने हमें बता दिया कि सिंगुलर यूनिट की बात हो रही है और उसके बाद वर्ब भी हमारा सिंगुलर आ रहा है, तो ये सेंटेंस भी अब हमारा सही। तो फ्रैक्शंस में ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत गलतियां होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें या फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ यहाँ पे वर्ब यूज करें। तो इस तरह से आपको इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। 1.5 years, तो इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने बता दिया कि यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है, इसलिए इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर, जबकि यहाँ पे अ ईयर एंड हाफ। अब वो एक कंबाइंड ग्रुप की बात हो रही है, एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है, इसलिए वहां पे जो एसोसिएटेड वर्ब रहेगा वो होगा इज, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये थे हमारे टोटल 23 रूल्स। ये सारे रूल्स हैं हमारे नाउन्स के, इन्हीं के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ड्स या एग्जाम्पल्स के ग्रुप ऑफ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो एरर बनने की जहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है वो ज़्यादातर यहीं से बनती है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना शुरू करें तो वहाँ पर आप पाएंगे इन्हीं सारे रूल्स से उठा के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब रूल्स हैं तो ऑफकोर्स एरर भी उन्हें इसी तरह से बनाने होते हैं, जैसे somebody's else, इस तरह से वो आपको एरर बना के दे देंगे। फ्रैक्शन वाला बहुत कॉमन है, बहुत दिखा है, और इस तरह से एरर आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल भी पड़ता है। और अगर हम देखें अपॉस्ट्रोफी में कई बार गलतियां होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि अपॉस्ट्रोफी साइन के बाद एस लगाना है यहाँ पर या वहाँ पे नहीं लगाना है। ये हमारा कंपाउंड नाउन, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी का बहुत खेल है कि किस वर्ड के साथ, कंपाउंड नाउन में किस वर्ड के साथ हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जो आखिरी वर्ड होगा वहां पे हम लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी का साइन और एस। उसी तरह से मीनिंग भी कई बार चेंज हो जाते हैं, जैसे श्वेता एंड सोहन्स मदर, तो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि दोनों की एक ही माता है, और श्वेतास एंड सोहन्स मदर्स, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोनों की अलग अलग माताओं की। इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट है, अपॉस्ट्रॉफी हमें कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगानी होती है। दूसरा हमने ऊपर जेंडर वाला देखा था, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये सारे रूल्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे नाउन के लिए अगर एरर बनेगा तो यहीं से बन के हमें दिखता है। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में तो इसी तरह से आता रहा है। तो रूल के सारे नाउन के हमने सारे ग्रामेटिकल रूल्स को यहाँ पे देख लिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट रूल्स हैं, इससे ऊपर और कुछ ज़्यादा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो कि इसी से कवर हो जाती हैं, अलग से उन्हें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्लास को हम यहीं पर अपनी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।